हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीपी महिंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। इस क्लास में आप सबका अभिनंदन। हम पिछले वीडियोस में ट्रांसपिरेशन की चर्चा कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ट्रांसपिरेशन के चैप्टर को विभिन्न अपलोड किए गए यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। आज इस चैप्टर की जो अगली कड़ी है, और मैं यूँ कहूँ कि अंतिम कड़ी, आज हम ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें मैंने शुरू में परिचयात्मक वाष्पोत्सर्जन जब बताया था तो उसमें मैंने कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, एक आवश्यक दुर्गुण है या बुराई है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण या बुराई है, और इसको अपन ने उस वक्त भी चर्चा के दौरान समझने की कोशिश करी थी, और अभी भी मैं वापस आपको फिर इस पे और प्रकाश डालूंगा कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में बुराई क्यों है। पौधों में यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे? क्या प्रभाव पड़ेगा जिससे कि ट्रांसपिरेशन आवश्यक हो रहा है? यदि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या तो प्रभाव पड़ रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने जो अब तक स्टडी करी उसके बाद इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे, उसमें समझ में आएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसमें सबसे पहले अब जब इम्पोर्टेंस की बात होती है, किसी भी चीज़ का महत्व पढ़ते हैं तो उसमें लाभदायक महत्व भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। यानी कि एडवांटेजेस इम्पोर्टेंस भी होता है और डिसएडवांटेजेस इम्पोर्टेंस भी होता है। तो सबसे पहले हम इसको एडवांटेजियस इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। एडवांटेजियस इम्पोर्टेंस। तो एडवांटेजियस इम्पोर्टेंस, उसमें सबसे पहला नंबर हम लेते हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप मैंने आपको पढ़ाया था रसारोपण का चैप्टर, और उसमें पूरा जो चैप्टर था उसमें हमने डिटेल में स्टडी करके ये साबित किया था कि जो ज़मीन से पानी अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो पानी 90% से अधिक और 95% के आसपास तक निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया द्वारा होता है, जबकि 4 से 7% तक सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। तो एसेंट ऑफ सेप में जब हमने पढ़ा था निष्क्रिय, तो निष्क्रिय अवशोषण जो हो रहा है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल डीपीडी या ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट जो बनता है उसके अंतर के कारण ही धरती से, जमीन से वाटर रूट हेयर्स के द्वारा अब्जॉर्ब होता हुआ जड़ में घुसता है, और जड़ में भी फिर जो स्टीलर सिस्टम होता है उस स्टीलर सिस्टम में जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं, जिसको जाइलम कॉलम बोलते हैं, यानी कि मैकेनिकल टिश्यू, उस टिश्यू के थ्रू यानी कि ट्रैक्यूट्स और वेसल्स के थ्रू पानी नीचे से पंप होता हुआ ऊपर लीव्स तक की कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी कि मीजोफिल पैलिसेड सेल्स तक पहुंचने में जो कॉलम इस्तेमाल होता है वो जाइलम और वेसल, यानी जाइलम के विभिन्न अंग, वेसल्स और ट्रैक्यूट्स के द्वारा पानी जमीन से ऊपर तक पहुंचता है। ये एसेंट ऑफ सेप अपन ने पढ़ा था, और उसी का एक पार्ट है कि एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस में एसेंट ऑफ सेप नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन भी किस बात का होगा? ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। तो ट्रांसपिरेशन जब होता है, प्रकाश सुबह निकलता है, सूर्य की रोशनी आती है, रेडिएशन आते हैं, प्रकाशीय विकिरण जब प्लांट्स की लीव्स के ऊपर गिरता है तो उस वक्त उस लीव्स पर जितना भी परसेंट रेडिएशन गिर रहा है उसका 60 से 65% रेडिएशन जो आ रहा है, जो पत्ती एब्जॉर्ब करती है टोटल का,
और उसमें से भी कुछ परसेंट ही लीव्स प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग कर पाती है। बाकी जितना भी रेडिएशन है वो उस लीव्स को हीटअप कर देता, उष्मित कर देता है और अंदर जितना भी पानी है वो वाष्पित होना शुरू हो जाता है और वाष्पित होकर के वो रंध्रों के द्वारा बाहर निकलता है और रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में बाहर निकल करके और जितना भी माइक्रो एनवायरनमेंट है पौधे का, लीव्स का, ये स्टेम है, ये रूट सिस्टम है यहाँ नीचे, और यहाँ पे इतना ये प्लांट का कैनोपी है, ब्रांचेज और ब्रांचेज पे लीव्स और लीव्स के ऊपर यहाँ से इतनी एरिया में माइक्रो एनवायरनमेंट बन रहा है। यहाँ रेडिएशन आ रहे हैं लीव्स पर, यहाँ से वापस रेडिएशन जितना लगभग 35% तक वापस रेडिएट हो जाता है, अदरवाइज 65% एब्जॉर्ब होता है लीव्स के द्वारा। उसमें से भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए 2 से 5% तक का ही आवश्यक फोटोसिंथेटिक जोन वाला विजिबल स्पेक्ट्रम काम में लिया जाता है। अदरवाइज बाकी स्पेक्ट्रम उसमें जितना पानी हमारी कोशिकाओं में है या अंतर्कोशिकीय स्थानों में पानी है उसको गर्म कर देता है, उसको हीटअप कर देता है, उष्मित कर देता है। उसकी वजह से होता क्या है कि वाटर वेपर्स बन करके जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के उसके द्वारा बाहर आते हैं और ये पानी बाहर आकर के और माइक्रो एनवायरनमेंट जो है बाहर का सूक्ष्म वातावरण बनता है वायुमंडल का, उसमें ये चारों तरफ वाटर वेपर्स फैल करके और उसका टेम्परेचर डाउन करती हैं। लीव्स अदरवाइज डेसिकेशन से मर जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है लीव्स का। वैसे ही दिन का तापमान 40 के आसपास पहुंचता है, 45 के आसपास भी पहुंचता है, 48 के आसपास भी पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में लीव्स का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए? तो ये नेचुरल सिस्टम ईश्वर ने इस तरह से बना रखा है जिसमें प्लांट्स को बचाने के लिए, उसके लीव्स को डेसिकेशन से बचाने के लिए, ज़्यादा टेम्परेचर से बचाने के लिए एब्जॉर्प्शन करके पानी ऊपर आ रहा है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है जो पानी, इतना नुकसान हो रहा है पर डे में। तो नुकसान क्यों हो? 300 से 500 लीटर तक का नुकसान यदि कोई प्लांट्स कर रहा है पर डे, तो उसमें सबसे बड़ी बुराई है कि पानी का इतना नुकसान क्यों कर रहा है? पानी धरती में से खींच भी रहा है फिर नुकसान भी कर रहा है। तो नुकसान कर रहा है, ये इसकी बुराई है। अदरवाइज होना क्या चाहिए था कि जितना पानी जो जा रहा है जमीन से उसका उपयोग होना चाहिए। अब उपयोग करने में तो बहुत कम मात्रा का उपयोग कर पा रहा है पानी की, बाकी पानी सारा बाहर निकाल करके और उस पौधे के बचाव में लगा हुआ है। तो उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसके लीव्स की सरफेस को ठंडा रखने के लिए, उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, जिससे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रभावित ना हो, उसके लिए वो चारों तरफ पानी का जो वेपर्स बना के बाहर फेंक रहा है वो उस वायुमंडल के तापमान को कम कर रही है। तो इस तरह से पौधों की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सही करने के लिए करता है। तो एसेट ऑफ सेव जब हो रहा है, पानी यहाँ से डीपीडी के डिफरेंस की वजह से, हर कोशिकाओं में डीपीडी अलग अलग हो रहा है, उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर खींचे चले आते हैं। जैसे मैंने डिटेल में अलग वीडियोस में बताया आपको, उनसे आपको समझ में आया होगा कि रसारोहण क्यों हुआ और रसारोहण के द्वारा जो पानी ऊपर तक पहुंचा वो पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एसिड ऑफ सेव की दर भी कम हो जाती है। उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि समानुपाती होता है, जितना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रसारोहण होगा। तो ये रसारोहण करने के लिए एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड वाला इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ, टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन, ये प्लांट टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं कैसे? ये ट्रांसपिरेशन के द्वारा करते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि लीव्स के द्वारा बाहर जो पानी निकाला गया वो वाटर वेपर्स पत्तियों की सतह के आसपास का जितना भी वातावरण का टेम्परेचर या वायुमंडल टेम्परेचर ज़्यादा है उसको कम करते हैं। कुछ बोटेनिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया था सूरजमुखी पौधे में, ओपनशिया में और इसमें कोलिसिंथिस में किया। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको स्टडी किया गया और उनके लीव्स के टेम्परेचर को देखा गया कि वो टेम्परेचर जितना वायुमंडल में है उस टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन की वजह से कम हुआ।
तो ये कम होने के कारण इन मापदंडों के आधार पर, इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर कहा जा सकता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन ट्रांसपिरेशन ही कर रहा है। यदि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा और लीव्स अंततः मर जाएंगी डेसिकेशन के द्वारा। बहुत ज़्यादा उष्मित होकर के, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने से उनमें बिल्डिंग होगी, पानी की कमी होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉल्यूट्स बढ़ जाएंगे सेल के अंदर और अंततः प्लाज्मोलाइज्ड होकर के सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन जरूरी है। थर्ड बिंदु है जो एडवांटेजेस उसमें आता है, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। धरती से जो पानी खींच रहा है उसके साथ साथ मिनरल्स के ऊपर आते हैं जो जड़ों के द्वारा एक बार वेसल्स वाले सिस्टम में पहुंच जाते हैं, फिर वेसल्स के द्वारा ऊपर पानी के साथ साथ ही उसमें डिजोल्व होकर के लीव्स तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो नीचे से धरती से मिनरल्स जा रहे हैं वो तो ऊपर पहुंच रहे हैं और जो पत्ती में खाना बन रहा है वो ट्रांसलोकेट होकर के फ्लोइंग के द्वारा नीचे विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में पहुंच रहा है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत है वैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पहुंचते हैं और उसको एनर्जी देते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन होता है पानी का और फिर ट्रांसलोकेशन होता है। ये फायदे का इम्पोर्टेंस हुआ इसका क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन का। देन मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि जो प्लांट हो चाहे सजीव कोई भी हो जिसका जो ऑर्गन ज़्यादा काम आता है उसका उतना ज़्यादा विकास होता है। ऐसी स्टडीज आप लोगों ने पढ़ी, विकास में भी पढ़ी है, ग्रोथ में भी पढ़ी है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल टिश्यू है यानी कि जाइलम, जो डेड टिश्यू है, जाइलम मैकेनिकल टिश्यू है, इसमें ट्रेक्यूल्स और वेसल्स हैं, उनके द्वारा नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा पानी यहाँ से नीचे से असेंट ऑफ सेल को ऊपर पहुंच रहा है वो यदि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा और ट्रेक्यूल्स और वेसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपिरेशन हो रहा है उतना ही ज़्यादा मैकेनिकल टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जितना भी अतिरिक्त पानी होता है पौधे के अंदर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो होता क्या है कि जितना रिक्वायरमेंट सेल्स में यहाँ पर डीपीडी का डिफरेंस जितना आता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल्स के अंदर क्रिएट होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने से सेल्स के अंदर ओपी बढ़ जाता है। ओपी बढ़ जाता है तो उसके नजदीक वाली कोशिका में जितना पानी उस ऊपर वाली कोशिका में शिफ्ट हो जाता है, फिर उस नीचे वाले में फिर ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से डीपीडी के डिफरेंस की वजह से पानी धीरे धीरे जमीन से ऊपर पहुंच करके टर्जिडिटी कर देता है सब सेल्स को। जितनी सेल्स में टर्जिडिटी बढ़ जाती है तो खूब पानी भर के रेडी हो जाता है और यदि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो टर्जिडिटी ज़्यादा होने की वजह से सेल्स ब्रस्ट हो जाती हैं, उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ट्रांसपिरेशन होगा तो एक्सेस वाटर को रंध्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा जिससे वापस मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए सामने स्थापित हो जाए। तो ये रिमूवल ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन का बेनिफिट है। देन आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। छठा इसका जो फायदा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्टों ने जो स्टडी किया कि जितना ट्रांसपिरेशन होता है उतनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ती है किसी प्लांट की, और ग्रोथ बढ़ती है तो उतना ज़्यादा उस प्लांट का विकास होता है। जो सूरजमुखी का पौधा है उस पर वैज्ञानिक ने अध्ययन किया वेबिनार में, और उन्होंने देखा कि यदि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वातावरण में तो वहाँ पर उस वक्त ट्रांसपिरेशन नगण्य हो जाता है, यानी कि बाहर के वातावरण में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है पानी की, तो उस वक्त टेम्परेचर कम हो गया बाहर का और प्लांट की चारों तरफ का पेरीफेरी में माइक्रो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डाउन हो गया। इसका मतलब प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है और उसमें वाटर वेपर्स नहीं बन रहे और वो रंध्र के द्वारा बाहर नहीं निकल रहे।
तो ट्रांसपिरेशन का लॉस हुआ, तो ट्रांसपिरेशन ऐसी स्थिति में चला जाता है, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो प्लांट की ग्रोथ आधी रह जाती है। वो विभिन्न मापदंडों से नाप करके और तोड़ करके देखा गया कि जिस वक्त ह्यूमिडिटी ज़्यादा है उस वक्त प्लांट की ग्रोथ आधी रह गई है, और जिस वक्त ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा थी और ह्यूमिडिटी बहुत कम थी उस वक्त प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही थी, उसका बायोमास बहुत बढ़ रहा था। तो ये इस तरह के मापदंड प्रूव कर रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन एडवांटेजियस है। देन अदर डिसएडवांटेजियस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो डिसएडवांटेजेस में यानी कि गैर लाभकारी या नुकसानदायक क्या बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन के फायदे। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है डिसएडवांटेज एडवांटेजियस इंपॉर्टेंस। कुछ नुकसानदायक भी इम्पोर्टेंस हैं जिसमें कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान होने से प्लांट की ग्रोथ पे भी पड़ता है। रिड्यूस्ड ग्रोथ, यदि आवश्यकता से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है प्लांट्स में तो उनकी जो ग्रोथ है प्रभावित होती है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से वो अल्टीमेटली प्लांट विल्टिंग में चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पानी का लॉस ज़्यादा हो गया तो प्लाज्मोलाइज हो जाती है सेल्स, अंदर सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन है वो छूट जाता है और बहुत संकुचित हो जाता है। पानी कंटेंट कम होने से सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और अंततः मेटाबॉलिक क्रियाएं सारी प्रभावित होती हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन रिवर्स हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। तो उसमें प्रोडक्शन भी कम होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। ये सब प्रोडक्शन कम होंगे तो अल्टीमेटली सारी ग्रोथ पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव नुकसानदायक रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है डेसिकेशन और विल्टिंग। इसकी वजह से डेसिकेशन और विल्टिंग होती है। ज़्यादा मात्रा में यदि ट्रांसपिरेशन हो गया तो डेसिकेशन हो जाता है, यानी लीफ जलना शुरू हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, लीव्स के अंदर जितना भी रेडिएशन गया है वो वाटर वेपर जितना बना रही है, यदि वाटर कंटेंट कम हो गया, न्यूनतम होगा, पहले ट्रांसपिरेशन ज़्यादा और ट्रांसपिरेशन की स्थिति आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोशिश अपने आप को बचाने के लिए जितना पानी का लॉस होगा कसरत करेगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि उसमें वाटर कंटेंट तो जीरो हो जाएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन 100% हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लीव्स डेसिकेटेड हो जाएगी, मर जाएगी और मुरझा जाएंगी, या उसका विल्टिंग भी बोलते हैं। तो ऐसा नुकसानदायक भी हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि इसका ट्रांसपिरेशन होता है तो। देन आता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब होती हैं तो उस वक्त भी ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये अल्टीमेटली प्रभावित होती हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस है, रेस्पिरेशन है और बहुत सारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं। तो वो उस वक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कन्वर्जन हो रहे हैं वो सब वाटर कंटेंट की उपलब्धता के आधार पर ही रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। यदि वाटर कंटेंट बहुत कम है, ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा मात्रा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, रेस्पिरेशन रिड्यूस हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन कम होने से सारी ऊर्जा जहाँ चाहिए होती है वहाँ ऊर्जा की कमी पड़ेगी, अपनी ग्रोथ उनकी कम हो जाएगी, तो वापसी क्रियाएँ कम हो जाती हैं। इसके अलावा रिड्यूस्ड यील्ड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जो आप माने चाहे ट्री स्पीसीज हो चाहे क्रॉप हो, यदि उन प्लांट्स का जो प्रोडक्शन हमको लेना है तो वो लेने के लिए हमें उस वक्त पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपिरेशन होनी चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ बराबर चलती रहे। अदरवाइज जो ग्रोथ कम हो जाएगी तो उसमें होगा क्या है कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो गया तो ग्रोथ रिड्यूस होगी, ग्रोथ रिड्यूस होगी तो उसमें पुष्प कम बनेंगे, पुष्प कम बनेंगे तो फ्रूट भी कम बनेगा। तो जो फ्रूट की क्रॉप है, जिस प्लांट में भी आप क्रॉप ले रहे हैं, चाहे वो मोनो क्रॉप हो, चाहे मल्टी क्रॉप हो, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप हो, कोई सी भी क्रॉप हो, कैश क्रॉप हो, जिसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट है किसान की, यदि उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होने की वजह से उसमें यील्ड भी कम हो जाएगी, उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा।